हेलो बच्चों, आज हम 12th क्लास का चैप्टर वाष्पोसर्जन के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, प्रकाश संश्लेषण। मुझे आशा है कि आप सबको समझ में आया होगा। वाष्पोसर्जन शब्द के बारे में आप 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़ते आ रहे हैं। मुझे पता है इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको होगी, लेकिन एक 12th स्टैंडर्ड की बात करें तो इसकी एक डेफिनेशन अच्छे से देनी होती है हमको। वो कैसे देते हैं कि पौधों द्वारा जल की अवशोषित मात्रा उसकी अपनी आवश्यकता से बहुत अधिक होती है। मतलब जितनी उसको आवश्यकता है उससे कहीं अधिक पौधे जल को अवशोषित करते हैं। पौधे अपनी उपापचय क्रिया में कुछ मात्रा का उपयोग कर शेष जल को वाष्प के रूप में उड़ा देते हैं। अब कुछ का जितनी आवश्यकता है उतना ही उपयोग करेंगे और जो शेष रह गया जल उसको क्या कर देते हैं, ये वाष्प के रूप में उड़ा देते हैं। तो अपन इसकी डेफिनेशन कैसे बोलेंगे कि पौधों के विभिन्न वायवीय अंगों द्वारा जल के वाष्प के रूप में त्यागने की क्रिया को वाष्पोसर्जन कहते हैं। तो इसकी उपयुक्त डेफिनेशन होगी, पौधों के विभिन्न वायवीय अंगों द्वारा, जैसे पत्तियां हैं, उनके द्वारा जल के वाष्प के रूप में त्यागने की क्रिया को वाष्पोसर्जन कहते हैं। जो अतिरिक्त जल है वो वाष्प के रूप में उड़ जाता है। पौधों की यही क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पोसर्जन कहलाती है। अब बच्चों, वाष्पोसर्जन कितने प्रकार का होता है? वाष्पोसर्जन जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। रंध्रीय वाष्पोसर्जन, उपत्वचीय वाष्पोसर्जन और वातरंध्रीय वाष्पोसर्जन। जो रंध्रीय वाष्पोसर्जन क्या होता है? नाम से स्पष्ट है कि रंध्रों के द्वारा होता है। आपको पता है कि पत्ती की ऊपरी और निचली दोनों सतह पर रंध्र पाए जाते हैं। कुछ में निचली पर पाए जाते हैं, कुछ पौधों के अंदर तो कुछ में ऊपरी सतह पर ही पाए जाते हैं और कुछ पौधों में दोनों सतह पर पाए जाते हैं। उन रंध्रों के द्वारा जो वाष्पोसर्जन होता है उसे रंध्रीय वाष्पोसर्जन कहते हैं। ये 50 से 90% जो वाष्पोसर्जन होता है वो इन्हीं रंध्रों के द्वारा होता है। दूसरा है उपत्वचीय वाष्पोसर्जन। अब जो कुछ पौधों के अंदर क्यूटिकल की परत पाई जाती है, ये क्यूटिकल की परत क्या करती है? जहां पर पानी की कमी होती है, आप देखते हैं कि मरुद्भिद पौधे वो होते हैं जहां वहां पर उगते हैं जहां पानी की कमी होती है। उन पानी की कमी के कारण क्या होता है कि उनके ऊपर क्यूटिकल की परत पाई जाती है। ये क्यूटिकल की परत क्या करती है कि पानी को वाष्प बनने में जितना ज्यादा हो सके पानी कम वाष्प के रूप में उत्सर्जित हो, क्योंकि पानी की मात्रा वैसे ही कम होती है। इस प्रकार का वाष्पोसर्जन क्या कहलाता है? उपत्वचीय वाष्पोसर्जन, जो मरुद्भिद पादपों में पाया जाता है और ये 3 से 10% तक इस प्रकार का वाष्पोसर्जन होता है। तीसरा है वातरंध्रीय वाष्पोसर्जन। अब वातरंध्रीय वाष्पोसर्जन किसमें होता है? जो काष्ठीय पौधे होते हैं, काष्ठीय स्तंभ और कुछ फल होते हैं, उनकी सतह पर रंध्र पाए जाते हैं, जिसे वातरंध्रीय वाष्पोसर्जन कहते हैं। बहुत कम मात्रा में होता है, 0.1% की मात्रा के अंदर ये वाष्पोसर्जन होता है। अभी इसी वाष्पोसर्जन को आगे देखते हैं। हाँ तो बच्चों, आगे हम रंध्रीय वाष्पोसर्जन के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, रंध्रीय वाष्पोसर्जन क्या होता है? पत्ती की बाह्य सतह पर रंध्र पाए जाते हैं। रंध्र पत्ती के एक अथवा दोनों सतह पर पाए जाते हैं। इनकी उपस्थिति के आधार पर पत्तियां 3 प्रकार की होती है। यानी कि रंध्र जो होता है पत्ती की सतह पर उपत्वचा पाई जाती है। उस उपत्वचा के ऊपर रंध्र पाए जाते हैं। ये पत्तियों का एक गुण है और एपिडर्मिस का भी एक गुण है कि उसके ऊपर रंध्र पाए जाते हैं। तो रंध्र जो है वो पत्ती की ऊपरी सतह पर है या निचली सतह पर है या दोनों सतह पर है। तो इसी आधार पर पत्तियां जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है अधोरंध्रीय पत्ती। ये किस प्रकार की पत्तियां होती है? जब रंध्र जो है वो पत्ती के केवल निचली सतह तक ही पाए जाते हैं, वह कहलाती है अधोरंध्रीय पत्तियां। जैसे सेब, संतरा और कुछ द्विबीजपत्री प्लांट के अंदर इस प्रकार की पत्तियां पाई जाती है। उभयरंध्रीय पत्तियां, जब रंध्र पत्ती की दोनों सतह पर प्रेजेंट होते हैं तो इस प्रकार की पत्तियां उभयरंध्रीय पत्तियां कहलाती है। जैसे मक्का और जेई, ये हमेशा एक बीजपत्री प्लांट के अंदर होती है। उसी तरीके से अधिरंध्रीय पत्तियां, जब रंध्र पत्ती की ऊपरी अधिचर्म पर पाए जाते हैं, उदाहरण वाटर लिली और कुछ जलोद्भिद प्लांट के अंदर इसी प्रकार के
रंध्र पाए जाते हैं कि केवल उसके एपिडर्मिस पर ही रंध्र प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट के आधार पर जब रंध्र पत्ती की निचली सतह पर पाए जाते हैं तो वो कहलाते हैं अधोरंध्री, और जब रंध्र दोनों सतह पर पाए जाते हैं तो कहलाते हैं उभरंध्री, और जब रंध्र केवल ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं तो वो कहलाते हैं अधिरंध्री। इसके अंदर आते हैं सेब, संतरा, इसके अंदर आता है मक्का, जेई जो एकबीजपत्री प्लांट भी आते हैं, और जो जल में रहने वाले सारे प्लांट होते हैं वो अधिरंध्री के अंदर आते हैं। इनकी केवल ऊपरी अधिचर्म पर ही रंध्र पाए जाते हैं। अब बच्चों, रंध्र का संरचना कैसे होती है तो चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। इसके अंदर आपको चारों तरफ से एक वॉल दिखाई दे रही है जिसे अपन बोलते हैं कोशिका भित्ति, और ये एक स्फीत कोशिका है, यानी कि फूली हुई है, उसके अंदर जल भरा हुआ है, रंध्र खुले हुए हैं। जबकि ये जो कोशिका है इसमें रंध्र बंद है, स्फीत, ये संकुचित प्रकार की कोशिका है। तो रंध्र जब स्फीत अवस्था में रहते हैं तो खुले हुए होते हैं, और जब संकुचित अवस्था में रहते हैं तो रंध्र बंद अवस्था में होते हैं। इसमें यहाँ पर ये जल भरा हुआ है, ये दोनों जो किडनी के शेप की आकृति दिख रही है तुमको, ये दोनों हैं वो क्या कहलाती है, गार्ड सेल, जिसे द्वार कोशिका कहा जाता है, और उसके चारों तरफ एक वॉल पाई जाती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं, और इसके अंदर ये जल को अवशोषित कर लेती है, इसे स्फीत अवस्था में आती है और इससे जल बाहर निकल जाता है जिससे ये संकुचित हो जाती है। अब इसके आगे देखते हैं बच्चों कि जो रंध्र मैंने आपको बताए हैं उसकी संरचना के बारे में अपन थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। यहाँ देखो बच्चों, चित्र आपने स्पष्ट रूप से देखा कि रंध्र के दो वक्राकार सेल का बना होता है जिन्हें गार्ड सेल कहते हैं। दो किडनी शेप्ड सेल पाई जाती है जिन्हें अपन क्या बोलते हैं, द्वार कोशिकाएं कहते हैं। इनके मध्य एक छिद्र बनता है, अभी अपन ने देखा था उस चित्र के अंदर कि इसके मध्य ये क्या है, एक छिद्र बना है जिसे रंध्रीय छिद्र कहते हैं। रंध्रीय छिद्र की ओर की भित्ति मोटी और बाहर की भित्ति कैसी होती है, पतली होती है। जो छिद्र है, रंध्रीय छिद्र है, उसके अंदर की जो परत होती है वो थोड़ी मोटी होती है, जबकि बच्चों ये जो बाहर की परत जो है इसकी वो पतली होती है। जब ये गार्ड सेल जो होती है फुली हुई रहती है, स्फीत अवस्था में रहती है, जैसे मैंने इस चित्र के अंदर बताया था, तो ये रंध्र खुले प्रकार के होते हैं, और जब संकुचित होती है तो रंध्र कैसे होते हैं, बंद प्रकार के होते हैं। पत्तियों में रंध्र की प्रति वर्ग सेंटीमीटर की संख्या कितनी हो सकती है, 100 से 60,000 तक हो सकती है। कितनी हो सकती है, 100 से 60,000 तक हो सकती है। तो अपन रंध्र की संरचना देखी, अपन ने क्या देखा रंध्र की संरचना के अंदर कि प्रत्येक रंध्र दो वक्राकार सेल का बना होता है जिन्हें गार्ड सेल कहते हैं। प्रत्येक के मध्य एक छिद्र बनता है जिसे अपन रंध्रीय छिद्र बोलते हैं, और रंध्रीय छिद्र की ओर की भित्ति मोटी तथा बाहर की ओर की भित्तियां पतली होती है। और जब ये गार्ड सेल जो होती है स्फीत अवस्था में होते हैं तो रंध्र खुले रहते हैं, और संकुचित अवस्था में होते हैं तो रंध्र बंद रहते हैं। पत्तियों में रंध्र की प्रति वर्ग सेंटीमीटर संख्या कितनी हो सकती है, 100 से 60,000 तक हो सकती है। अब बच्चों, ये रंध्र खुलते हैं और रंध्र बंद होते हैं, इस संबंध में बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं। कुछ साइंटिस्ट कुछ और सिद्धांत के अनुसार मानते हैं कि रंध्र का खुलना और बंद होना किस पर डिपेंड करता है। इसके आधार पर बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं। उन सिद्धांतों में हम सर्वप्रथम मांड शर्करा परिकल्पना कंसेप्ट पढ़ते हैं, यानी कि रंध्र की क्रियाविधि, रंध्र किस तरीके से कार्य करते हैं, किस तरह से वो स्फीत अवस्था में आएंगे, किस तरीके से वो वापस संकुचित अवस्था में आएंगे, इसकी क्रियाविधि के बारे में सर्वप्रथम एक कंसेप्ट दिया गया था जिसे मांड शर्करा कंसेप्ट कहते हैं। इसके प्रतिपादक जो थे वो जेडी सायरे थे। कौन थे, जेडी सायरे। ये क्या करता है, इसको अच्छे से समझना बच्चों। देखो, प्रकाश की प्रेजेंट में गार्ड सेल क्या करती है, गार्ड सेल में जब CO2 बहुत कम हो जाती है तो क्या होता है कि pH बढ़ जाता है, और pH बढ़ने से एंजाइम एक्टिवेट हो जाते हैं, और ये एंजाइम क्या करते हैं, स्टार्च को ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देते हैं। जब ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बढ़ जाता है तो विसरण दाब न्यूनता बढ़ जाती है, और विसरण दाब न्यूनता से ये जो छिद्र है वो
स्फीत अवस्था में आ जाते हैं और रंध्र खुल जाते हैं। समझ में आया? जब प्रकाश के अंदर गाढ़ सेल के अंदर CO2 कम हो जाती है और pH बढ़ जाती है, और pH बढ़ने से एंजाइम एक्टिवेट हो जाते हैं जो स्टार्च को ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में बदल देते हैं, जिससे विसरण दाब न्यूनता बढ़ जाती है और रंध्र स्फीत अवस्था में आ जाते हैं और रंध्र खुल जाते हैं। इसी तरीके से ये दिन के समय क्रिया होती है बच्चों। अगर रात का समय है तो CO2 क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, pH कम हो जाएगा, एंजाइम एक्टिवेट नहीं होंगे, तो ये डीपीटी भी नहीं पड़ेगा और ये स्फीत नहीं होंगे, संकुचित हो जाएंगे और रंध्र क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। यानी कि सब कुछ किस पर डिपेंड कर रहा है? CO2 के ऊपर। तो ये कंसेप्ट अपना क्या कहलाता है? मांड शर्करा कंसेप्ट। आगे देखते हैं बच्चों। हाँ तो बच्चों आगे हम देखते हैं रंध्र की क्रियाविधि के अंदर स्टीवर्ड की परिकल्पना। तो इससे पहले देखो बच्चों, अपन ने रंध्र के, मैंने आपको वाष्पोत्सर्जन पढ़ाया, वाष्पोत्सर्जन की परिभाषा दी। फिर हमने क्या पढ़ा कि वाष्पोत्सर्जन में पत्तियों के आधार पर रंध्र कितने प्रकार के होते हैं। एपिडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट रंध्र क्या, उसमें अपन ने 3 प्रकार के रंध्र पढ़े, जिसमें रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन अपन ने पढ़ा, रंध्र की संरचना अपन ने पढ़ी, और रंध्र की क्रियाविधि के अंदर पहले अपन ने वो कंसेप्ट पढ़ा स्टार्च वाला, और अब स्टीवर्ड का कंसेप्ट पढ़ते हैं। ये कहता है कि जब pH उच्च होती है तो स्टार्च ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में बदलता है। ये कंसेप्ट अपने को सायरे ने दिया था। उससे आगे स्टीवर्ड ने भी यही कहा कि स्टार्च जो होता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में बदलता है और 1 फॉस्फेट फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदलता है। इसने थोड़ा सा ये परिवर्तन किया इसके अंदर, और ये कहता है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से कोशिका रंध्र की सांद्रता बढ़ जाती है। जो मैंने आपको परासरण आपने पढ़ा होगा, उसके अंदर की सांद्रता बढ़ जाती है, तो क्या होता है? अंदर की सांद्रता जब बढ़ जाती है और बाहर की सांद्रता कम होती है तो पानी अंदर प्रवेश करता है, जिससे क्या होगा? रंध्र खुल जाते हैं। इस प्रकार ये कंसेप्ट दिया था स्टीवर्ड ने, और इसीलिए स्टीवर्ड का कंसेप्ट कहा जाता है। तो बच्चों आज हम इतना ही करेंगे। आगे मैं अगले वीडियो में आपको इसी से संबंधित आगे का पाठ पढ़ाऊंगी, और इससे पहले मैं आपको होमवर्क बता देती हूँ। मैंने आज वाष्पोत्सर्जन में आपको जितना आपने पढ़ा उससे आप में से छोटे छोटे क्वेश्चन आपको 20 क्वेश्चन आपको बनाने हैं, ठीक है बच्चों। और इसके बाद में जब ये लेसन अब अगले वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में अपना खत्म हो जाएगा, तब मैं आपको इससे संबंधित होमवर्क और दूंगी। इससे यहाँ तक आपको 20 क्वेश्चन जो है शॉर्ट क्वेश्चन आपको बनाने हैं 20 अपनी होमवर्क कॉपी के अंदर, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।